Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good afternoon to everyone, good morning, good evening क्योंकि आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं। कोशिश करिए कि टाइम पर आइए। जब क्लास टाइम पर है तो आपकी भी की जिम्मेदारी बनती है कि आप टाइम पर पहुंचो। फिलहाल के लिए कोई नहीं, चलिए देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ना है? बाल विकास से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। ये लगभग 200 से ज़्यादा दिए हैं, इसलिए इसको करने में टाइम भी लग रहा है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें आज, और कल एक क्लास में सोच रही और हो जाएगी और 2 क्लास में मैं इसको ओवर करके आपके जो वेरी शॉर्ट वाले वो करवाऊंगी। वो करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वेरी शॉर्ट जो है आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो वो दोनों हमारे मिसमैच हो जाते हैं और काफ़ी कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं तो हमारा छूट ना जाए, इसलिए वो भी करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कल आप लोगों को इस हिस्ट्री की क्लास अच्छी लगी, आप लोगों ने इसरो और नासा के बारे में कहा कि मैम उस पर क्वेश्चन दिए, तो उस पर भी मिलेंगे क्योंकि मैंने चेकआउट किया था आपके कमेंट को। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के ऐसे क्वेरीज आती रहेंगी तो चीज़ें आपको मैं बताती रहूँगी, हर एक चीज़ होती रहेगी और सबका लाभ पूरी कोशिश करूँगी कि बेस्ट से बेस्ट करवा पाऊँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। हमें क्या पढ़ना है देखते हैं फटाफट। चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हमने काफ़ी कुछ कर लिया था, हमें जहाँ से क्वेश्चंस करने हैं वो है हमारा 150 से करना है। इसके पहले का मैंने सारा आपको करवा दिया, अब आओ यहाँ से करते हैं आज की शुरुआत हम। चलिए आइए फटाफट क्लास को स्टार्ट करने से पहले हर एक चीज़ को क्लैरिटी के साथ अपनी क्वालिटी इंक्रीज करें ताकि आपको दिखाई दे और सब कुछ समझ में है। 50 क्वेश्चंस देखिए, 150 पे हमें 150 पे पहुंच चुके हैं हम। कह रहा है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा किसी अन्य कर्म या विषय या परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है। ये 15 में पूछा, मतलब आप कोई विषय है, कोई कार्य है, वर्क है या कोई परिस्थिति में आपने कोई ज्ञान को एक्वायर किया, अर्जित किया और उसको किसी और कर्म में या विषय में या परिस्थिति में उसको लाभ आप उससे प्राप्त हो रहे हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी। अल्पकालिक स्मृति के अंतर्गत आएगा, अनुसरण, दीर्घकालिक स्मृति और अधिगम अंतरण के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको क्या लग रहा है बता सकते हैं। बहुत बढ़िया है, मैंने आपको पढ़ाया है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। तो बता सकते हैं 150 का क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ा करिए फिर समझा करिए, ठीक है, तो समझ में आएगा और आसानी से कर लेंगे, बहुत वक्त हमारा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घकालिक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, सिर्फ अधिगम अंतरण, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्योंकि हमने कहीं पर सीखा कुछ है, ठीक है, कहीं से कुछ सीखा उसको हमने कहीं और भी अप्लाई करके काम को किया, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती हैं। स्थानांतरण और अंतरण देखिएगा तो आपको कंफ्यूज मत होएगा, सेम है। नेक्स्ट आइए 151। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति एक ऐसी एनर्जी जिसके कारण वह किसी कार्य को करने के लिए अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, वो क्या कहलाता है। ये 15 में पूछा गया प्रश्न है कि व्यक्ति में विद्यमान शक्ति एक ऐसी एनर्जी जो किसी कार्य को करने के लिए अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो क्या है। अभिप्रेरणा है, अभिसरण है, संवेदना है, प्रतिगमन है। बताइए। अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है, सारे प्रश्न अच्छे ही हैं, लगभग आए हुए हैं तो ठीक ही है, क्या पता रिपीट ही हो जाए ना, तो क्यों अपना एक नंबर गंवाना। बताइए 151 में क्या होगा। तो राइट आंसर आपको पता है, वो अभिप्रेरणा है, ठीक है, मोटिवेशन है, जिसके द्वारा कभी कभी हम खुद से भी करने के सब मतलब रहता है, नहीं तो हमें बाध्य होकर भी करना पड़ता है, मानकर किसी की बात को करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए 152। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसे व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ होता है। ये 15 में, मतलब आपने पहले कुछ पढ़ा है लेकिन अब आपको उसको काफ़ी समय बाद काम में आ रहा था, वो दिमाग में आपके नहीं है। जैसे अब सारी चीज़ें हम भी लोग पढ़े किए हैं लेकिन अब नहीं याद रहता है। आप 4th में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की चीज़ें बहुत कम याद रहेंगी, जो बहुत फेमस होंगी या बहुत ज़्यादा आपको ईजी रही होगी, पूरी बातें नहीं याद रहती हैं। तो वो क्या है, समन है, विस्मरण है, दमन है और समंजन है। तो 152 का जो राइट आंसर यहाँ पर है वो एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो है आपका सी ऑप्शन, विस्मरण। जहाँ पर हम भूलते हैं, हमें चीज़ें आसानी से और उस जब वक्त काम पर रहता है तो और नहीं याद आती हैं। तो यहाँ पर 52 का सी जिन्होंने बताया उनका ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट 153। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और लेकिन आपका मन एक ही जगह पे एकाग्र है, कॉन्सेंट्रेट है, तो वो क्या कहलाता है। अभ्यसन, प्रत्याभिज्ञ, ध्यान लगाना या प्रस्मरण। ये भी 15 का प्रश्न है कि है तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन आपका कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं, आप एक ही जगह पर अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं, आप एक जगह डेडिकेटेड हैं, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी। बताइए, आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको परफेक्ट है, सही है,
वो क्या है 153 का आपका बी ऑप्शन, ध्यान लगाना, ठीक है। अटेंशन के साथ पढ़ना, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना, डेडिकेशन के साथ पढ़ना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती ही आती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 154। पढ़िए आप लोग, प्रश्न क्या है। 154 में है पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। ये 15 से 17 में बैक टू बैक 2 बार आया, तो ये क्या है, जब पदों के योग में पदों की संख्या से भाग दे रहे हैं तो ये क्या है, प्रसरण है, बहुलक है, माध्यिका और माध्य है। इंग्लिश में तो हम एवरेज कुछ इसी तरीके से निकालते हैं ना। चलिए बताइए क्या होगा, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल ऑफ नंबर, बताओ क्या होगा 154 में क्या होगा। तो 154 में इस तरीके से मालूम है क्या निकलता है आपको, बता देती हूँ, माध्य निकलता है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आओ, फिर यहाँ पर है 155, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। जो स्टेजेस डिवाइड की गई हैं वो क्या क्या हैं, 16 और फिर 17 में पूछा गया है, 4, 5, 3, 6, 8, 12, 15, तो हम हमेशा जानते हैं कि वो 3 है। अगर यहाँ पे हरलॉक मैडम का लिखा होता कि हरलॉक मैडम ने कितने में डिवाइड किया, तो आप हमेशा जो है उनका जो शैशवावस्था का डेट रहता है उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ आगे चलिए, अगर मान लीजिए कई लोगों ने अलग अलग, अन्य जोन लोगों ने अलग अलग कहा है, लेकिन मेनली जो है वो 3 ही है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण जो होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आनुवांशिकता ऑप्शन ए, परिपक्वता ऑप्शन बी, वातावरण और आत्मशासन। ये भी आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 16 में पूछा गया है कि जो चीज़ें हमें अपने जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं उनसे मिलती है, तो वो चीज़ किसके द्वारा, वो जो गुण होता है वो किसके थ्रू मिलता है। तो 156 में क्या सही होगा, 4 ऑप्शन है, आसान है, सिंपल है, लगाइए क्या होगा। वैसे हेरिडिटी वातावरण का, और आपका एक और टॉपिक है वंशानुक्रम का, इसके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी, वेरी शॉर्ट में भी देखने को मिलेंगे, तो बहुत हल्के में वो टॉपिक मत लीजिएगा। तो राइट आंसर 156 का आपको मालूम होना चाहिए, वो है आनुवांशिकता, ठीक है। हमें जो गुण प्राप्त होता है, जो भी चीज़ें हमें मतलब प्राप्त होती है अपने पूर्वजों से, वो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी, वो क्या है, वो आपकी आनुवांशिकता से संबंधित है, ठीक है। आई होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक सभी की क्लैरिटी और सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं और समझ में भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 157 पे। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ये 2016 में पूछा गया है, बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक है। आप तो बताइए, हलमाई ने, थस्टन ने, बेबर ने और थॉमसन ने बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए क्या होगा। 157 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो 157 में आपका थर्स्टन सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है वो आपका परफेक्ट है और सुटेबल भी है। आई होप सो कि प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखिए 158 में क्या कहा गया, आइए जानते हैं। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है। एक पूरा बिहेवियर, एक होल बिहेवियर, उसकी जो प्रतिमाएं हैं, जो विशेषताएं उसको रिप्रेजेंट करता है वो क्या है। 16 में पूछा गया है, रुचि है, कल्पना है, व्यक्तित्व है, प्रेरणा है। 158, कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट, बताओ क्या होगा। आज हम लोग, मैं आपको आज जो क्लासिक मैथ की आपकी 2 दिन से नहीं कर पा रही, क्या बताऊँ फ्रेंड्स, फंस जाती हूँ ना, नहीं बना पाई, लेकिन ठीक है करवाऊँगी, आज तो हो जाएगा। और लेकिन एक क्लास आपकी मैं और अरेंज करूँगी जो आपको मिलेगी, और काफ़ी कुछ नया सोचूंगी, कुछ नया आपको मज़ेदार क्लास लाऊंगी, ठीक है। लेकिन इस मोटिवेशन जब आपका प्लस मेरे साथ रहेगा तो चलिए फटाफट करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए चैनल के बारे में, दोनों चैनल को भर भर के शेयर करिए, टाइम पर आइए, देखिए, पढ़िए, डाउट पूछिए, चीज़ें क्लैरिटी के साथ हो जाएंगी। 158 में क्या होगा, तो मालूम है व्यक्तित्व होगा। ए ऑप्शन जिन्होंने पता उनका है करेक्ट, और उनको अभी तक के सारे नंबर आराम से मिल गए। आई होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलें आगे, आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 159 पे चलते हैं। चलो फटाफट लाइक कर लो भाई, जिन्होंने लाइक नहीं किया क्लास को, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना ज़रूर है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। 159, TAT, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बार बार पूछा जाता है। TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। सी कोड बैकमैन ने, थर्स्टन ने, हरमन रोसन ने और मार्गन व मरे ने। तो 159 में आपको क्या सही लग रहा है, क्या बेस्ट है, बता सकते हैं क्या सही होगा। तो TAT का किसने किया है, थर्मेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, फुल फॉर्म मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा किसने किया है, तो आपको मरे एंड मार्गन ने, ठीक है। और हरमन रोशन का स्याही धब्बा परीक्षण था। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है CAT, चाइल्ड अप्रिशिएशन टेस्ट परीक्षण किस आयु के व्यक्तित्व के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया था। तो 1 से 5 और 11 से 13 और 3 से 11 और 11 से 15। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बता सकते हैं, बताइए क्या होगा, बताइए आंसर करिए क्या होगा फटाफट, ईच एंड एवरीवन
जितना हम मिल के करेंगे, जम के पढ़ेंगे, अच्छे से बढ़िया नंबर लेके ही आना, हर कीमत पर लेके आना है। बहुत सारे बच्चे ले आए हैं तो आपको भी लाना पड़ेगा, ठीक है। मेरी फेवरेट लिस्ट में आने के लिए बच्चों को लाना पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा अगर आप सभी के बहुत से प्रश्न आगे गिनते वक्त तक देखना क्या होगा। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो पढ़ो तो, अभी पढ़ लो। तो राइट आंसर है 3 से 11, ठीक है, 3 से 11। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। संवेग का प्रकार नहीं है, संवेग इमोशंस का एक प्रकार इसमें नहीं है। 17 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया है। देख लो फ्रेंड्स, 17 के बाद 22 में आया, ठीक है, तो ध्यान रखो। साथ दो ये मत सोचो कि नहीं आता है। क्रोध, ध्यान, प्रेम और भय, तो यहाँ पे मालूम है कि सी ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉल एंगल लव, तो ये चीज़ें उसमें आती है। 3 हो जाता है, ध्यान नहीं आता है। आगे बढ़ते 162। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती? 17 में पूछा गया है। 80 से 90, 110 से 112, 110 से 120 और 140 से अधिक। प्रतिभाशाली जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनकी बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बता सकते हैं? बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर पता है 140 से अधिक, ठीक है। 140 मोर देन 150, जो कि टर्मन साहब की एक टेबल, उससे काफ़ी प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया? 15, 16, 19 का। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थिति जो थी वो क्या थी? 2 थी, 6 थी, 4 थी, 3 थी। 163 का क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए कि 163 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे की जो अवस्थाओं के बारे में है, जो इन्होंने स्टेजेस डिवाइड की हुई है, वो आपकी 4 है। अगर आपको नहीं याद है तो उन चारों का नाम आपको याद रखना है। उन चारों का टाइम ड्यूरेशन 2 से 7, जन्म से 2, 2 से 7, 7 से ऐसा करके है ना सारा, तो वो सारे नाम याद रखते हैं और उन सारी अवस्थाओं की कुछ कुछ विशेषताएं ध्यान रखनी, क्योंकि जीन पियाजे एक मोस्ट प्रोबेबली आस्किंग टॉपिक है, जिससे प्रश्न काफ़ी भर भर के आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और आपके वेरी शॉर्ट में भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। 164 केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति भी पेपर में आया हुआ, 17 में पूछा गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो इसमें कोई एक ऐसा है जो नहीं है। वो क्या है? नहीं, मध्यमान नहीं, प्रसार नहीं, मध्यांक नहीं और बहुलक नहीं। बताइए, आंसर करिए। 164 केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है प्रसार, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 165। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन ए है विकास, ऑप्शन बी है परिवर्तन, ऑप्शन सी है संस्कृति, ऑप्शन डी है तनाव। आंसर करिए क्या होगा। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है, एडोलसेंस को डिफाइन करने वाला, एडोलसेंस की क्वालिटी को डिफाइन करने वाला, वो क्या है? तो 165 में क्या सही है? 165 में क्या सही है? क्या आपको बेस्ट लग रहा है? आप कर सकते हैं, बताइए। 165 किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है वो क्या है? तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है तनाव, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि हम इस अवस्था में बड़े चिड़चिड़े से, तनाव से रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आज़ादी नहीं फील होती बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं, कोई ऐसा फैक्टर है जो बाल विकास को प्रभावित नहीं कर सकता है। लिंग भेद, तनाव, संस्कृति और पोषण, बहुत अच्छा प्रश्न है। 166 ऐसा कोई एक इसमें टॉपिक है जो बाल विकास को इफेक्ट नहीं कर सकता है, कोई मतलब नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्या है? तो मालूम है वो क्या है? 166 में क्या होगा? बताइए। बाल विकास को प्रभावित नहीं करता तो वो संस्कृति होती। संस्कृति कैसे प्रभावित करेगी? लिंग भेद करता है, तनाव करता है, पोषण भी करता है, संस्कृति प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। बालक को स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? उसको स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए होता है, तो वो कब उसकी जागृत होकर ज़्यादा हो जाती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, कि नहीं मुझे अब फ्रीडम दो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, ऐसा बच्चे कहते हैं ना, अक्सर होता है। तो ये ऐसी कौन सी एक स्टेज होती है जब बच्चों को ऐसा लगता है नहीं कि हमें छोड़ देना चाहिए, हमको अपनी मर्जी से कर लेना चाहिए? तो राइट आंसर किशोर। जब इसमें आता है तो उथल पुथल की अवस्था इसीलिए कहा जाता है। हर चीज़ अपने मन से करनी होती है, अपने मन से निर्णय लेना, अपनी मर्जी का करना होता है, ठीक है। तो बच्चे फिर पेरेंट्स रोकते हैं हर चीज़ के लिए कुछ उसी तरीके से, ठीक है। आप लोग तो ऐसे नहीं हैं, अच्छे बच्चे हैं ना फिलहाल के लिए, होना भी चाहिए। चलो 168 पे आओ। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है, जो भी ऐसे फैक्ट हैं जिनको हम पहले सीख चुके हैं पास्ट में, उन्हें स्मरण करना, उन्हें याद करना स्मृति कहलाता है। ये कथन किसका है? रॉस का, रायबर्न का, वुडवर्थ का, स्किनर का। 17 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। चलिए फटाफट आंसर करिए, आंसर आंसर। कथन के प्रश्न आएंगे। कुछ बच्चों ने कथन का लिख के भेजा था, मेरे पास आया था लेकिन साफ नहीं था बहुत, मतलब आप लोग पता है बहुत ऊपर से पिक को खींचते हैं, थोड़ा पास करके जूम करके ढंग से खींचिए तो अच्छी पिक, नहीं तो वो मैं जूम करके मैं उसको कर
मतलब एडिट करूँगी तो फिर एकदम ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा, नहीं तो फिर थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे लिखने दीजिए फ्रेंड्स, तो मैं कर पाऊँगी। 168 में क्या होगा बताइए। 168 तो यहाँ पर राइट आंसर है वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन जो होता है वो क्या कहलाता है। कल्पना, तर्क, चिंतन, स्मृति। ये 18 में पूछा गया प्रश्न है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है, आंसर करिए क्या होगा। 169 के लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या बताएंगे। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है, तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है कल्पना, इमेजिनेशन, ठीक है। तो 169 का ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी। नेक्स्ट है कि 170, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना क्या कहलाता है। कोई समस्या है, उसका आपको समाधान निकालना है और जो आपके एक्सपीरियंस है उनसे आप उसको कुछ बस ले करके नए तरीके से कर रहे हो, नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ नया बना रहे हो, तो वो क्या होगा। ये 18 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तर्क करेंगे, कल्पना करेंगे, चिंतन या स्मृति। तो 170 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम अक्सर ऐसी चीज़ों के लिए ना अपने पुराने अनुभवों से जो है आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि वो आपका चिंतन कहलाता है, क्योंकि आप तर्क का मतलब क्या है, किसी चीज़ पे तर्क वितर्क करना, वो चीज़ दूसरी चीज़ हो जाती है। आपका चिंतन क्या है कि आप उस बारे में सोच रहे हो। चिंतन का मतलब है कि सोचना, विचार करना, थॉट्स ले आना, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन जो है वो क्या कहलाता है। 18 का ये भी प्रश्न है। संवेगात्मक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उपयोग सभी। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है बताइए। किसी के द्वारा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन समायोजन का है और जो टॉपिक है, तो इसके लिए उपयुक्त सभी लगा सकते हैं। क्यों, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आपके दिए गए वो विभिन्न परिस्थिति का मतलब है कि कोई अगर फिजिकली वर्क है तो वहाँ पर भी, कोई मेंटली वर्क है तो वहाँ पर भी एडजस्ट करना, फिर संवेगात्मक इमोशनल चीज़ है तो वहाँ पर भी, क्योंकि समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। तो यहाँ पर इसीलिए डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 172, सीखने की मात्रा और समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली जो एक वक्र रेखा होती है, लर्निंग कर्व के बारे में जो बताया था मैंने आपको, 18 में पूछा गया, वो क्या होता है। अधिगम वक्र कहलाता है, संप्राप्ति वक्र, पठार चक्र और बुद्धिलब्धि का वक्र। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली जो एक रेखा होती है वो क्या होती है। तो 172 का जो सही ऑप्शन है वो ये कह सकते हैं कि हम उसको चक्र बताते हैं कि समय क्या है, चीज़ें क्या हैं, उसके हिसाब से तो वो पठार का चक्र कहला जाता है, कि जहाँ पर हम इन चीज़ों को चित्रांकित करके समय के साथ बताते हैं कि कैसा हो रहा है। क्योंकि अधिगम वक्र कहा जाता है वो एक दूसरी चीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम पठार में क्या ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, रुकते हैं, फिर बढ़ते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, ठीक है, रेडीनेस होता है, वह चीज़ों को जल्दी सीखता है, जल्दी सीखता है, और थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है। 18 का प्रश्न ये भी है, प्रभाव का अभ्यास का तत्परता का इसमें। जब बच्चा खुद से किसी चीज़ को सीखने का जिज्ञासु रहता है, जब उसको रहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ सीखनी है, जाननी करनी ना, तो उसके अंदर से खुद से होता है कि नहीं। तो ये चीज़ का जो नियम है वो तत्परता का नियम। जिस चीज़ के लिए आप तत्पर हो, जिस सब्जेक्ट में आपको काफ़ी इंटरेस्ट होगा, वो सब्जेक्ट, इस 8 सब्जेक्ट डी का है, उसमें वो सब्जेक्ट कोई ऐसा जरूर होगा, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कि आपको उसमें बहुत कमांड होगा, अच्छे से तैयार होगा ना, क्योंकि आपको उसमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 174, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। ये 18 का प्रश्न है। प्रयत्न, भूल, संबंध, प्रक्रिया, अनुकरण, अंतर्दशा सूझ का सिद्धांत है। यहाँ पर बताइए कि 174 में क्या सही होगा। पहले प्रश्न को पढ़िए फिर आंसर करिए कि क्या सही है बताइए। 173 में, 174 में क्या होगा। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण का आधार सीखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो वो है संपूर्ण, पूर्ण की बात आ गई है, तो अंतर्दशा और सूझ का सिद्धांत मैंने हमेशा बताया कि जब पूरी कंप्लीट आंकड़ों की बात है तो आप हमेशा यही कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयास से प्राप्त करता है। एक ऐसा प्रेरक जो अपने व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। अर्जित, निर्देशक, जागृत और व्यवहार के प्रचलित प्रेरक। तो 175 का क्या सही होगा, आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बताइए क्या होगा। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो क्या है बताइए, फटाफट आंसर करते हुए बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। तो एक ही फ्रेंड्स राइट है, वो है आपका ए ऑप्शन, अर्जित प्रेरक, ठीक है, जिनको हम अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट आइए 176, अधिगम धारण, पुनर्स्मरण और पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं। ध्यान के, रुचि के, कल्पना के, स्मृति के। तो 176 का क्या सही होगा। तो 176 का एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो क्या है, स्मृति के अंतर्गत आती है, ठीक है, मेमोरी के अंतर्गत ये सारे फैक्टर्स आते हैं।
आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 177 पे। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है वो क्या कहलाता है? 18वां प्रश्न, माध्यिका, समांतर माध्य, बहुलक और उपयुक्त सभी। तो 177 का क्या सही होगा? वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में इक्वली डिवाइड कर देता है वो माध्यिका होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 178, मानसिक आयुपन वास्तविक आय इंटू सूत्र 100 का सूत्र का मापन किया जाता है किस लिए? बुद्धि लब्धि को मापने के लिए, अर्जित ज्ञान को, आयु को और लंबाई को। तो हम जानते हैं कि 178 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये उसका सूत्र है, सूत्र भी याद कर लो जिन्हें नहीं पता है, और बुद्धि लब्धि को मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें 178 में आपका बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट आइए 179, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? कि शरीर में अलग है, बुद्धि में अलग, विवेक में अलग है, व्यक्तित्व में अलग है, रुचि में अलग है। तो ये क्या है? बौद्धिक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, शारीरिक और सामूहिक। तो 179 का एक ही ऑप्शन बेस्ट है, परफेक्ट है, उचित है, क्वालिटी वाला है, तो वो है प्राकृतिक इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, जिसमें दो एक जैसे जुड़वा भाई बहन भी समान नहीं हो सकते। नेक्स्ट 180, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती किस चीज़ में? समायोजन में, बौद्धिक विकास में, शारीरिक में, व्यावसायिक में। अगर इसमें ऑल का ऑप्शन होता तो हम ऑल में जाते, लेकिन ऑल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई किस में होती है, तो यहाँ पर ध्यान रख संज्ञानात्मक क्षमता है, संज्ञान की चीज़ों में ध्यान रखना, तो बौद्धिक विकास में। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको देखने को डेली कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर देखने को डेली एजम्पशन के साथ मिलती हैं। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके क्वेश्चंस में आज इतना ही करवाऊंगी। ये हमने कितने 180 तक कर लिया है, 150 से हमने शुरू किया था, तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, फिर क्लास हो गई है ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टॉपिक अपने पूरे कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।